Got it. हेलो, मैं हूं नीरव गोटी, सीईओ एट सरबार। सरबार एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो वीईपीटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंप्लायंस जैसे कि जीडीपीआर, हिप्पा एंड आईएसओ 27001 जैसे सर्टिफिकेशंस कंपनीज को अचीव करने में हेल्प करती है। आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने गेस्ट है। वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीएचडी है, एमबीए, सीआईएसएसपी, सीडीपीओ, जीआरसी प्रोफेशनल, CPISI, C risk, CCO, CISA, CSM, CHFI, MBCI, CCIO, सर्टिफाइड साइबर क्रिमिनोलॉजिस्ट है। उन्हें लोग प्यार से डॉक्टर साइबर भी बुलाते हैं। नहीं, मैं डीसी कॉमिक्स वाले कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर ललित गुप्ता, जो पूरे एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के क्षेत्र में साइबर रेजिलियंस के सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं। ये टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड है, बिजनेस savvy है, वर्सटाइल लीडर है, आर्टिकुलेटेड कम्युनिकेटर है, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी के एक्सपर्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है, डिजास्टर रिकवरी हो या प्राइवेसी हो, उन्होंने अपने इस 2 दशक के सफर में अपने पूरे एक्सपीरियंस को व्यवसायिक मूल्य में प्रदान किया है। हाई ग्रोथ को ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि बैंकिंग, फिनटेक, आईटी, आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल्स, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड टेलीकॉम। और इतना ही नहीं, डॉक्टर गुप्ता एक एडवाइजर एंड ट्रेनर के रूप में आके यूएई, फेडरल एंड इंडियन डिफेंस टीम्स को लीड किया है, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्ट इन की टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दी। हाय डॉक्टर गुप्ता, कैसे हो तो आप? बिल्कुल बढ़िया। बताइए सर। आपके आपका करियर 1990 के दशक में शुरू हुआ था। आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ और कंपनीज का क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? देखिए, उस टाइम पे ना साइबर सिक्योरिटी कोई नहीं जानता था। एंटीवायरस भी नहीं होते थे। पासवर्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नया था। कुछ लोग 1 2 3 4 5 6 आज भी यूज करते हैं, बट उस जमाने में तो बिल्कुल ही लेमैन तरीके से करते थे। कुछ लोग थे जो अपने टाइम से एडवांस थे, का हम उन्हें हैकर्स बुला सकते हैं। इन्होंने इसी का फायदा उठाया और बहुत लोगों को एक्सप्लॉइट किया। अब उससे एक फायदा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह, कि साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस इंक्रीज हुई। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। हैकर्स भी कर रहे हैं, बट कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनसे एक कदम आगे रहते हैं। तो ये चिकन एंड एग वाला गेम चल रहा है। नहीं, सही है। ब्लैक हेड और व्हाइट हेड वाला माइंडसेट कहीं ना कहीं दिख वो रहा है, वो राइट? रहेगा, ब्लू टीम, रेड टीम, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी, वो चीज़ें सारी रहेंगी। अभी आप टेक्निवोरस में क्या करते हो? टेक्नीवोरस में ना, वी आर अ टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विद years of experience in different technical fields. We take on projects, become an extension to clients' team, and turn them into operational reality with the use of cutting edge technology. हम लोग ना नेशन और सोसाइटी के डिफेंडर्स हैं बेसिकली। जो जितने भी ये सो कॉल्ड बुरे लोग हैं, हैकर्स हैं, हम उनसे सबको बचाते हैं। दैट्स आवर बेसिक जॉब। उसकी आप कोई अप्रोच वगैरह कुछ कह सकते हो तो? सी, बेसिक कॉमन सेंस अपने पास रखो। साइबर सिक्योरिटी में ना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू मिल रहा है ना, बहुत कम एफर्ट करके बहुत ज्यादा मिल रहा है, वो कहीं उसमें कोई ना कोई कैच होता है। तो कोई भी आपको फ्रीवेयर मिल रहा है, कोई आपको एक लिंक आ रहा है जी, इस पे क्लिक करो, आपको एक मर्सिडीज मिल जाएगी, आपको वाउचर मिल जाएंगे। डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। बहुत बेसिक चीज़ है। अपने सिस्टम को अपडेटेड रखो। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत यूज करो। अपनी कॉमन सेंस अपने साथ रखो।
डोंट इन्वॉल्व विद स्ट्रेंजर्स। आपको नहीं पता वो पीछे वाला कौन है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अगर एक कॉमन सेंस भी आप साथ लेके चलते हो ना, यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ 80 to 90%। मतलब बहुत सालों से साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में रहे हो आप। आज जब डिजिटलाइजेशन और डिजिटल बूम के बारे में सुनते हो, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है ये ट्रेंड? देखो, इंसिडेंटली इन टेक्निवरस हमारी पंचलाइन है कटिंग एज डिजिटाइज बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो हम वो डिजिटाइजेशन में ही काम करते हैं। अभी इंडिया में क्या है, वी हैव 500 million से भी ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। डिजिटल कंज्यूमर्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और भारत में क्या हो रहा है, अडॉप्शन अमंग बिजनेसेस इज वेरी अनइवन। मतलब कुछ बिजनेसेस बहुत स्केल अप कर गए हैं, कुछ बिजनेस अभी सोच रहे हैं, कुछ ने भी तो सोचा भी नहीं है डिजिटाइजेशन के बारे में। तो वो अनइवननेस बहुत ज्यादा है। बट जैसे जैसे डिजिटल कैपेबिलिटीज में सुधार होता है और कनेक्टिविटी बिकम्स ऑमनी प्रेजेंट, technology is poised to quickly and radically change nearly every sector of India's economy. That is likely to both create significant economic value and change the nature of work for tens of millions of Indians. अभी क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट फॉर इंडियाज रैपिड डिजिटाइजेशन। आधार कार्ड है ना अपना, आधार को रैंप अप करने के लिए सरकार के प्रयासों में नेशनल बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। आधार हैज एनरोल्ड 1.2 बिलियन पीपल सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 में जब से आया ना, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को इसमें एनरोल कर दिया गया है, which makes it single largest digital ID program in the world, which helped in hastening the spread of other digital services. For example, 2013 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था, तो दे एस्टैब्लिश्ड GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जिसपे आज के दिन लगभग 10.3 मिलियन इनडायरेक्ट टैक्स पेइंग बिजनेसेस के सभी ट्रांजेक्शन आते हैं। जिससे क्या हुआ, बिजनेसेस को उनके संचालन को डिजिटाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव मिला। गवर्नमेंट के साथ साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन ने लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं को इंटरनेट एनेबल्ड सेवाएं प्रदान करने में मदद की और ऑनलाइन यूसेज को अधिक से अधिक एक्सेसिबल बनाया। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस जियो का मोबाइल सर्विस सब्सक्रिप्शन के साथ जो वर्चुअली स्मार्टफोन बंडल आया था, ऑफर आया था, उसने इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को इतना प्रेरित किया कि डेटा कॉस्ट 2013 के बाद से 95% से भी अधिक रिड्यूस हुई और फिक्स्ड डाउनलोड स्पीड्स क्वाड्रपल हो गई, 4 गुना हो गई। एक मिनट शुरू की रिकॉर्डिंग। उसका नतीजा ये हुआ कि पर मोबाइल यूजर डेटा कंजम्पशन में ईयरली 152% की इंक्रीज हुई। ग्लोबल और लोकल डिजिटल बिजनेसेस ने भारत में इस अवसर को पहचाना और अपने कंज्यूमर्स के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए यूनिक ऑपरेटिंग कंडीशंस पैदा की। मीडिया कंपनियां आज के दिन भारत की 22 ऑफिशियल भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करा रही हैं। एंड बाय टेलरिंग इट्स मोबाइल पेमेंट एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू इंडियाज मार्केट, Alibaba backed Paytm has registered more than 100 million electronic KYC, know your customer compliant mobile wallet users, and more than 9 million merchants. तो देखिए ना कितना वास्ट इसका इफेक्ट हुआ है। Despite these advances, India has plenty of room to grow. Only about 40% of the populace has an internet subscription today. भारत में काफी लोगों के पास डिजिटल बैंक अकाउंट है, बट रिटेल ट्रांजैक्शन का 90% अभी भी कैश में होता है। ई कॉमर्स रेवेन्यू में पर ईयर 25 से 30% से अधिक की इंक्रीमेंट हो रही है, फिर भी भारत में केवल 5% व्यापार ऑनलाइन किया जाता है। लुकिंग फॉरवर्ड, इंडियाज डिजिटल कंज्यूमर्स आर पॉइज्ड फॉर रोबस्ट ग्रोथ। बहुत ग्रोथ होनी बाकी है अभी इंडिया में।
साइबर अटैक्स का क्या सहारा है? ये पूरा मतलब साइबर अटैक्स जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को लीड कर रहे हैं, या फिर जो असर दिख रहा है स्मॉल बिजनेसेस पर, उसको देख के आपका क्या थॉट्स है? क्या होता है, साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस, malware अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, फिशिंग अटैक्स, स्पाईवेयर, ये सब ना बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। बिजनेसेस मैनेज एवर इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ वैल्यूएबल डेटा। आज के दिन क्या हो रहा है, बिजनेसेस ना बहुत सारा वैल्यूएबल डेटा बनाते हैं, कस्टमर से डील करके, कोई ट्रांजेक्शन करके बहुत सारा डेटा आता है। फॉर एग्जांपल, उनके पास अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन भी होती है। मैंने कुछ खरीदा किसी से, मान लो फ्लिपकार्ट से, तो मैं उनको अपनी सारी डिटेल्स देता हूँ, तो वो डेटा है उनके पास। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं कि मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो क्रेडिट कार्ड की कुछ इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है। द राइज ऑफ साइबर अटैक्स अगेंस्ट देम इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि वो सब वैल्यूएबल डेटा है। Until recent years, we have looked at cyber attacks, especially data breaches and distributed denial of service attacks, as problems for mostly large business and enterprises. But क्या हो रहा है? On the surface, this makes sense. But after all, the top corporate players have the most to lose in terms of capital, IP wealth and other valuable data. इसीलिए हमें लगता है कि उनको ज्यादा हैक करेंगे ये। बट क्या हो क्या रहा है एक्चुअली, लेकिन साइबर थ्रेट लैंडस्केप को केवल बड़े बिजनेसेस तक सीमित करना वुड बी ए मैसिव मिस्टेक। क्यों? लार्ज बिजनेसेस आर कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग, जिसका नतीजा क्या हो रहा है? अब साइबर क्रिमिनल्स हैव स्टार्टेड लुकिंग एट छोटे कमजोर बिजनेसेस को ढूंढ रहे हैं, वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। अब उससे क्या हुआ? दुनिया भर में लगभग हर एसएमबी, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस जो है, वो इंटरनेट पे निर्भर है अपना काम करने के लिए। एसएमबीज के मालिकों को यह समझने की जरूरत है कि साइबर रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क। साइबर रिस्क इज नॉट ओनली एन आईटी रिस्क। साइबर रिस्क से साइबर अटैक कुछ हुआ तो आपके बिजनेस पे अटैक हो रहा है, वो तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ने के लिए ना एसएमबीज को बहुत व्यापक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। एंड टू बी रेडी विद देयर साइबर सिक्योरिटी पोस्चर, बिजनेस लीडर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे वल्नरेबिलिटीज की एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखें। अब वो वल्नरेबिलिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एनीथिंग दैट कैन अफेक्ट देयर बिजनेस, दे शुड नो अबाउट दैट। एसएमबीज को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी एम्प्लॉयज चेंजिंग साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो से भली भांति अवगत हों, ताकि वे कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिसहैंडल ना करें। बहुत जरूरी है। अगर मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कौन सी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूँ या किसको नहीं शेयर कर सकता, मैं सबको शेयर करूंगा, राइट? तो every type of small business, regardless of industry, needs to be aware of the dangers of cyber threats, cyber security threats, cyber criminals। लगातार अपनी टेक्निक्स को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी प्लान बनाना पहले से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट हो गया है। especially since cyber threats to companies is on rise due to COVID-19। COVID-19 में क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज की कई गुना वृद्धि हो गई। अब उससे इंटर्न हुआ क्या? कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज थी, वो सारी एक्सपोज होनी शुरू हो गई। पहले तो होता था कि मैं ऑफिस के कन्फाइंड एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहा हूँ, वहीं से ऑफिस के डाटा से कनेक्टेड हूं मैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता। अभी क्या है, मैं घर बैठ के ऑफिस का नेटवर्क एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट। जब मैं इंटरनेट पे से जा रहा हूँ तो वो वल्नरेबिलिटी सारी दुनिया को एक्सपोज होने का खतरा हो गया। तो उससे ये साइबर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। तो क्या करना इन एसएमबीज को? एज ए फर्स्ट स्टेप टू नो दैट देयर बिजनेस इज एट रिस्क, they need to run an assessment on their current security systems। एक थॉरो रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत है। सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिला के एक अपने एसेट्स की उनको एक इन्वेंट्री लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास है क्या, आप सेफगार्ड किसको करोगे, राइट? ये लिस्ट जनरेट करनी है। उसके बाद ये देखना है कि मेरा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, किसको उस पर एक्सेस है, उस सबको लिमिट करो।
SMEs should also run an assessment on their current security systems to discover the vulnerabilities. बिजनेस रिस्क असेसमेंट करने से एसएमबीज को बिजनेस को सुरक्षित रखने में हेल्प मिलेगी. तो इसका क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी इज utmost important for these small and medium sized businesses. It is not only for the elite class. आज के दिन वो डिस्टिंक्शन खत्म हो गई है क्योंकि एलीट क्लास के पास तो सब सिक्योरिटी है. हैकर उधर देखेगा, उसको पता है मैं घुस नहीं पाऊंगा. हैकर ढूंढेगा इजी टारगेट. इजी टारगेट कौन है? आपके एसएमबीज, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. समवेयर मुझे लगता है कि कंपनीज को अपना अटैक सरफेस मैप करवाना चाहिए, राइट? बट अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास वो इन्वेंटरी का पूरा आर्काइव नहीं है, यू वोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा अटैक सरफेस है, कौन से एंट्री पॉइंट से एक अटैकर एंट्री ले रहा है, राइट? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. मैंने एक बहुत बड़ा महल बनाया अपने रहने के लिए. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के महल होते थे, राइट? अब मेरे को उस महल में यही नहीं पता कि कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, या उस महल में मेरा सारा सोना कौन से तहखाने में मैंने छुपाया है. अगर मेरे को ये चीजें पता ही नहीं तो मैं कैसे वो दरवाजे बंद करूंगा, कैसे वो खिड़कियां सिक्योर करूंगा, कैसे उस तहखाने के सामने और ज्यादा सिक्योरिटी लगाऊंगा? मुझे पता ही नहीं कहाँ है वो. अगर मेरे को ये चीज नहीं पता तो मैं उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाऊंगा, राइट? मुझे ये नहीं पता कि कौन सा दरवाजा सबसे ज्यादा वीक है कि जल्दी से कोई घुस सकता है उसमें से, तो वहां पे मेरे को ज्यादा सिक्योरिटी लगानी है. बिल्कुल एक अंदर का इनर वो दरवाजा, उसके मैं शायद सिक्योरिटी कम लगाऊंगा क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसको 4 दरवाजे तोड़ के आने पड़ेंगे, तो मैं इन 4 दरवाजों में ज्यादा सिक्योरिटी लगाऊंगा, राइट? तो इन्वेंट्री जब तक नहीं है मेरे पास को ये नहीं पता कि मेरे पास है क्या क्या, मैं किस चीज को सिक्योर करूंगा, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा. साइबर सिक्योरिटी का एक सप्लाई चेन पर कौन सा डायरेक्ट प्रभावित प्रभावित तरीके से अटैक करने की सोचते हैं साइबर सिक्योरिटी जो हैकर्स बोलते हैं मुझे? ये ना अभी पिछले क्या 6 महीने साल भर से सप्लाई चेन अटैक्स होने शुरू हुए हैं. उससे पहले ना इवन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नहीं पता था कि ये क्या क्या हो सकता है इसमें. अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया. इन्वेंटरी बनाऊंगा मैं तो मेरे को ये समझ में आएगा कि मेरे को एक ये माउस प्रोड्यूस करने के लिए एक इसमें रोलर लगता है, एक इसमें सर्किट लगता है, एक प्लास्टिक की बॉडी लगती है, एक इसमें वो क्या कहते हैं आपका लेंस लगता है टू रीड थिंग्स. तो वो 4 चीजें लगती हैं. वो जब तक मेरे को नहीं पता मैं उसको सिक्योर कैसे करूंगा, ठीक है ना? और वो मेरा लेंस कौन सप्लाई करेगा, मेरा रोलर कौन सप्लाई करेगा, मेरे लिए बैटरी सर्किट कौन सप्लाई करेगा, वो मेरी सप्लाई चेन हो जाती है. तो अब मेरे को वो सप्लाई चेन अगर मैं सिक्योर नहीं करता, उसके यहाँ कुछ हो गया कल को, तो मेरा तो बिजनेस बंद हो गया. बहुत बड़ा एग्जांपल, जापान में सुनामी आई थी, राइट? 2018-19 में वो कोई शहर था उनका जिसमें मेजर इम्पैक्ट हुआ था. अपनी कार आती है ना होंडा, होंडा का एक वेयर हाउस था उस शहर में. वो वेयर हाउस पूरा गट हो गया, पानी भर गया, डूब गया, खत्म हो गया. होंडा की वर्ल्ड वाइड 40% प्रोडक्शन डाउन हो गई थी एक वेयर हाउस खत्म होने से. तो वो सप्लाई चेन नेटवर्क का असर था ना उनका, ठीक है? अब सप्लाई चेन क्या होता है इसको समझना जरूरी है. सप्लाई चेन एक प्रोडक्ट या सर्विस के डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का इकोसिस्टम है, ठीक है? डिजाइनिंग की, मैन्युफैक्चर किया, उसको सेल आउट किया, सर्विस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरा इकोसिस्टम जो लगता है वो सप्लाई चेन होगी मेरी. अब इन साइबर सिक्योरिटी टर्म्स सप्लाई चेन कुड इंक्लूड व्हाट? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेरा क्लाउड स्टोरेज, मेरा लोकल स्टोरेज और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट? अब आई एम सॉरी, जब कंपनीज सिक्योरिटी के बारे में सोचती हैं तो अक्सर ना साइबर अटैक और डेटा ब्रीच के अगेंस्ट अपने नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित करने के बारे में सोचती हैं. वहीं तक लिमिट रहती है उनकी सोच. लेकिन सप्लाई चेन चाहे एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर की हो या सर्विस प्रोवाइडर की हो, सप्लाई चेन या डेटा सप्लाई चेन कोई भी हो, मोस्ट लार्ज कंपनीज हैव रिस्क वाया थर्ड पार्टी मेजर डेटा ब्रीचेस. जो मेरे सप्लायर्स है ना, उनके डेटा ब्रीच होते हैं, उससे मेरे को अफेक्ट होता है.
सारे लार्ज कॉरपोरेशन उसके थ्रेट पे बैठे हैं। अभी क्या हो रहा है, द साइबर अटैक कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, राइट। ये साइबर अटैक नेचुरल डिजास्टर से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं, हो सकते हैं, और ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज का कारण बन सकते हैं, विच यू कैनॉट रिवर्स एज ए बिजनेस और यू कैनॉट रिपेयर। सारी कंपनीज में ना दो लेवल के या दो टायर्स ऑफ सप्लायर्स होते हैं। टीयर 1 होता है जिनसे आपने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मेरे को ये चीज सप्लाई करेंगे। टीयर 2 होते हैं जो आपके सप्लायर्स ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे को इसको ये सप्लाई करना है, तो आप ये मेरे को दो, मैं इसको मॉडिफाई करके इनको दूंगा। तो टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। अब होता क्या है, आप एज ए बिग लार्ज कॉर्पोरेशन, मैं एसएमबीज की बात ही नहीं कर रहा, एसएमबीज तो बेचारे मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो आप टीयर 1 तक अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करा लोगे, आप उनको बोल दोगे कि भैया मेरे को 1 2 3 4 5 सिक्योरिटी थिंग्स चाहिए तुमसे, और वो करेंगे क्योंकि वो आप बहुत बड़े प्लेयर हो। हाउ बिग आर यू फॉर बिगीज, एक कहावत कहते हैं हम साइबर सिक्योरिटी में। आप बहुत बड़े प्लेयर हो तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए वो चीजें फॉलो करेंगे। बट अगर उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कुछ, वो उनसे करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं आप नहीं चेक करते हो, और उनका इंटरेस्ट है नहीं है वो करने में, दैट डिपेंड्स अपॉन देम। अब वो सेकेंड लेवल का सर्विस प्रोवाइडर डाउन हुआ या ब्रीच हुआ, उसका इफेक्ट फर्स्ट लेवल वाले पे आया, फर्स्ट लेवल का इफेक्ट आपके ऊपर आ गया, आपका तो हो गया सिक्योरिटी का काम, राइट। तो इसका तरीका क्या है इससे बचने के लिए, आप अपने सप्लायर्स पे टीयर 1 पे रिस्क असेसमेंट करो और उनको मैंडेट करो कि अगर वो या तो आउटसोर्स करो मत, और आउटसोर्स कर रहे हो तो सेम लेवल ऑफ रिस्क असेसमेंट दे शुड डू ऑन देम। और आपके पास एज ए प्राइमरी कस्टमर राइट ऑफ ऑडिट होना चाहिए टू ऑडिट योर टीयर 1 एंड टू ऑडिट द टीयर 2 ऑल्सो। बेशक उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े, दैट कॉस्ट विल बी much less than the cyber security threat you would be sitting on, ठीक है। तो addressing cyber security in supply chain network should be seen through the 3 lenses: people, process and technology। आपने अपने लोगों को अवेयर करना है कि भैया क्या क्लिक करना है, क्या नहीं क्लिक करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। प्रोसेस डिफाइन करने हैं कि मेरे को अगर ये आउटसोर्स करना है तो मैं ये ड्यू डिलिजेंस करूंगा, ये उसके बारे में सारी बैकग्राउंड चेक करूंगा, सब कुछ करूंगा, उसके बाद ही मैं आउटसोर्स करूंगा, थर्ड पार्टी को हायर करूंगा। टेक्नोलॉजी, मैंने लोगों को ट्रेन कर दिया, मैंने प्रोसेस भी डिफाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी भी होनी बहुत जरूरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो चेक करे कि हाँ वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, मेरे लोग मेरी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो ऑडिट्स, वो लॉग्स, वो कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट की चीजें, वो सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू आती हैं आपके पास। तो people, process, technology, all 3 are very important for SMBs to keep themselves and their supply chain network secure. जेपी सिंह ने डेटा प्रोटेक्शन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ये उद्योग या बिजनेस पे क्या असर डालेगा, क्या बदलाव लाएगा? Huge impact, you know, the whole industry will get transformed। चेंज नहीं बोल रहा मैं, ट्रांसफॉर्म होगी। हुआ क्या था, जब से ना GDPR आया था, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, जब से वो इफेक्ट में आया था 2018 से, many countries across the world has started following it। और कुछ ने तो ना अपने अपने प्राइवेसी लॉ बना लिए, they were all based on GDPR। कनाडा, बहरीन, UAE, और अभी लेटेस्ट उस एंट्री में एंट्री होगी हमारी भी, इंडिया उस लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री हो गया है। इंडिया का जो प्रपोज्ड PDPB है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, PDPB, this aims to bring about a comprehensive overhaul of India's current data protection policies। अभी क्या है, पॉलिसीज बड़ी, यू नो, बाय व्हाट वर्ड शुड आई यूज, बहुत ही ढीली ढाली हैं। मैं और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज, मैंने आपसे अपना ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर शेयर किया है। आप कल को मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बेच दोगे, बट कल को आप डिसाइड करते हो कि मैं इससे 100 रुपये कमा लूँ, मेरा नाम नंबर आपने एक मार्केटिंग एजेंसी को बेच दिया, अब मेरे पास तो दिन में 10 कॉल आनी शुरू हो गई,
राइट? बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। पीडीपीबी आने के बाद आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने वो किया तो आपके ऊपर एक पेनल्टी वाला, फाइन वाला ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको अपना जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, वो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत ओवरहॉलिंग हो जाएगी सारे सिस्टम की। अभी क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन हुई इंडिया में। डिजिटाइजेशन का पेस फ्यूल्ड बाय डिमांड फॉर digital transformation in the corporate ecosystem as well as in government services is exponentially increasing creation and collection of personal data. डिजिटाइजेशन होगी, हर आदमी घर बैठ के ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो मेरी बहुत सारी डिटेल्स बिजनेसेस के पास जा रही हैं, तो इतना सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट हो रहा है। वो नतीजा क्या हुआ इसका, दिस डेटा कैन देन बी मिसयूज्ड फॉर टारगेटेड कमर्शियल कैंपेन्स। आपके ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फेसबुक, गूगल, ये आपके ब्राउजिंग बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, राइट? आप आज एक बुक सर्च करो गूगल पे जाके कि साइबर सिक्योरिटी मास्टर्स करके एक बुक आपने सर्च की, आप कल सुबह फेसबुक खोलो अपना, आपको सामने एक साइबर सिक्योरिटी मास्टर्स टाइप की बुक की ऐड दिखाई देती है। वो कैसे आती है? वो ऐसी आती है कि वो इतना पर्सनल डेटा एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे वो टारगेटेड कमर्शियल कैंपेन्स करते हैं आपको, ठीक है? भारत में क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्ड डेटा प्राइवेसी लॉ, द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा इज मोर वॉलंटरी देन मैंडेटरी। मेरा मन है तो मैं करूंगा, नहीं है तो मैं बेच दूंगा। वो हालत हो रहा है। एक ऐसा देश जिसमें इंटरनेट यूजर्स की संख्या वर्ल्ड में टॉप 3 में से एक है, हम वर्ल्ड में टॉप 3 में से एक आते हैं इंटरनेट यूजर्स के मामले में, the need for an appropriate privacy legal framework becomes very critical. कई भारतीय संगठनों को हाल ही में साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ा। हमने देखा, मतलब बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। बिग बास्केट, उनका डिलीवरी सर्विस पूरा बंद हो गया। एयर इंडिया, उनका टिकटिंग सिस्टम, बुकिंग सिस्टम बंद हो गया था। और बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे डेटा ब्रीच के शिकार हुए हैं। Domino's. But I'm not naming all of them. I can take whole 2 hours in naming all these players. लाखों ग्राहकों की कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बीन लीक्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन हाई प्रोफाइल हमलों की, अटैक्स की एकमात्र ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या रही? हमारे देश के रेगुलेटरी लैंडस्केप मैनेज करने वाले जो लोग थे ना, उन पे बड़ा तगड़ा इफेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि भैया कुछ करना पड़ेगा, तो दे इंट्रोड्यूस पीडीपीबी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, that came at a very much needed time when the country is seeing exponential digital growth. अगर हम अभी नहीं लाएंगे ना इसको, बाद में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सब बिजनेसेस के अपने तरीके सेट हो गए होंगे। अब क्या होता है, आप कुछ चेंज करते हो ना एग्जिस्टिंग तरीके में, सबको दर्द होता है। मैं आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट अभी फार्मर्स बिल आया था, जो क्या था, वो कुछ गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही थी फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स, बट वो चेंज लोगों को पसंद नहीं आता। एजिटेशन हो गया, धरने पे बैठ गए 1 साल के लिए, दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए। एंड में एक नतीजा क्या हुआ, सरकार ने बोला कि भैया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे, हम वापस ले लेते हैं। देश को तो चलने दो ना, कम से कम एक चीज के लिए सारी चीजें नहीं बंद कर सकते। तो अगर अभी नहीं करेंगे तो उनके बिजनेस प्रोसेस सेट हो जाएंगे, बाद में आप उनको बोलोगे अब उनको चेंज करो इनको, तो सबको दर्द होएगा। तो राइट टाइम राइट प्लेस वाला काम है ये। जैसे मेरा साइबर सिक्योरिटी में मैं आया था राइट टाइम राइट प्लेस पे, अभी ले आएंगे तो वो बिजनेसेस अपने प्रोसेसेस को उसी हिसाब से बना लेंगे और किसी को दर्द नहीं होएगा, सब फॉलो कर लेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम। अभी इसमें है क्या पीडीपी में, थोड़ा सा मैं उस पर 2 मिनट लूंगा। ये जो ड्राफ्ट पीडीपी है ना, दिस कवर्स द डेटा प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स, मेरा डेटा, across the data life cycle that includes collection, transfer, processing, disclosure and disposal। मतलब मेरा डेटा एयरटेल वालों ने, मैंने कनेक्शन लिया, मेरा आधार कार्ड उन्होंने मेरे से कलेक्ट किया, उसको अपने सिस्टम्स में ट्रांसफर किया, या मैं तो लोकल आदमी को देता हूँ, लोकल दुकान वाले को, वो एयरटेल में ट्रांसफर करता है उसको। उन्होंने उसको प्रोसेस किया, चेक किया कि आधार कार्ड रियल है, मैं रियल हूँ,
within their internal teams they could disclose their data, they could share that data, और एक टाइम आएगा जब मेरी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी एयरटेल से, एयरटेल को वो डेटा डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और डिस्पोज ऑफ करके मेरे को बताना पड़ेगा कि बॉस हमने आपसे ये आपका डेटा लिया था, हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये पीडीपी लेके आ रहा है। अब अभी तक कोई नहीं करता, ये कोई ये भी नहीं बताता कि मेरा आधार कार्ड लेके वो दुकान वाला करता क्या है उसका। ये जो डुप्लीकेट सिम का बिजनेस है, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, डुप्लीकेट सिम जो आते हैं मार्केट में, वो कैसे आते हैं? वो ऐसे ही आते हैं ना कि मैंने आधार कार्ड अपना एक दुकान वाले को दिया, एयरटेल का कनेक्शन लेने के लिए, बोले जाके वोडाफोन वाले को भी दे दिया, वहां से किसी ने मेरे नाम पे सिम निकलवा लिया, मेरे को पता ही नहीं, राइट? तो पीडीपी भी आएगा तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। अभी इसमें ड्राफ्ट पीडीपी में एक और एलिमेंट है, some of which are similar to other leading GDPR kind of European General Unions regulations and other regulations. ये कवर करता है obligations of data fiduciary. वो क्या होता है? Such as lawfulness in processing the personal data, purpose limitation, collection limitation and storage limitation, quality of personal data, etc. मैं as an individual would be able to define कि आप मेरे डेटा को कैसे स्टोर करोगे, कैसे यूज करोगे, कैसे उसको कलेक्ट करोगे और क्या क्या कलेक्ट करोगे, मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब आप लेफ्ट, अभी क्या हो रहा था, एक इंडिया में ना बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम थी, आप किसी बिजनेस के पास जाओ कि मेरे को आपसे सर्विस चाहिए, अब वो बिजनेस वाले ने अगर आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ भी मांग ली ना, आपको देनी पड़ेगी। वो बोलेगा इसके बिना आपका कनेक्शन चालू ही नहीं होगा जी। क्यों लेनी है भाई डेट ऑफ बर्थ? कोई पूछे, पीडीपी भी आने के बाद वो 4 बार सोचेगा आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ मांगने से पहले, उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों चाहिए। यू नो दैट रिमाइंड्स मी वन बिग एग्जांपल। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरी सोसाइटी में हम गाड़ियां अंदर लेके आते हैं सोसाइटी के, तो उन्होंने कार पे स्टिकर लगा दिया मेरी कि फला फला से सोसाइटी, और उस पर मेरा फ्लैट नंबर लिख दिया। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये फ्लैट नंबर क्यों लिखा आपने इस पे? चलो सोसाइटी का नाम लिखते हो, आपको जरूरत है, समझ में आता है, फ्लैट नंबर क्यों लिखा? नहीं सर हम पहचानेंगे कैसे आप कौन से फ्लैट में जा रहे हो। मैंने कहा क्यों पहचानना है आपको? ये गाड़ी सिर्फ सोसाइटी में तो खड़ी नहीं होती, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मैं बाजार भी जाता हूँ, मैं मॉल भी जाता हूँ, हर जगह खड़ी है। सारी दुनिया को मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस क्यों बता रहे हो भैया? फ्लैट नंबर, सोसाइटी, गुरुग्राम, पिन कोड, सब कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर। भैया एटलीस्ट मेरा फ्लैट नंबर तो हटा दो ना उस पे से। तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, बड़ी मशक्कत करी, फिर मैंने समझाया उनको। अभी पीडीपी भी आ जाएगा ना, लोग अपने आप समझ जाएंगे। ये बेनिफिट है इस बिल का। और ऊपर से एक और रेगुलेशन आ जाएगा कि कंपनीज को अगर डेटा ब्रीच होता है तो बताना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, आपने मेरा थंडर स्टील कर लिया। पीडीपी भी आने से एक डिस्क्लोजर वाला भी पॉइंट ऐड हो रहा है उसमें कि अगर डेटा ब्रीच होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए एक डिफाइंड पीरियड बन जाएगा, 24 आवर्स या 72 आवर्स में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया मेरा हैक हो गया, कुछ करो। उससे क्या होगा, मैंने उस कंपनी से डील किया है तो मैं सतर्क हो जाऊंगा कि अच्छा इनका हैक हुआ तो मेरा भी हैक हो सकता है, मैं जाकर सबसे पहले अपने पासवर्ड चेंज करूंगा, राइट? या और कोई मेजर जो लेने हैं मैं वो उठाऊंगा। तो पीडीपी भी आने के बाद ना पूरा बिजनेस सिस्टम चेंज होने वाला है। अच्छा, एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बात करना चाह रहा था। 1990s के बाद ना इंडिया में क्या हुआ, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स विद इन इंडिया, जो हम आम भाषा में बीपीओ बोल देते हैं ना, कॉल सेंटर्स बोल देते हैं, वो इंडिया में बहुत एस्टैब्लिश हुए। देयर आर करंटली जीसीसीज, इनको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं, ऑपरेटिंग अक्रॉस न्यूमरस सेक्टर्स इंक्लूडिंग आईटी में सबसे पहले आया था, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बायोटेक, सब इंडस्ट्रीज में ये जीसीसी एस्टैब्लिश हुए। अब पीडीपी में क्या होगा, नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड that process personal data of Indian data principles। मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा था बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अब सोचना पड़ेगा कि आप मेरा डेटा ले रहे हो तो आप उसका क्या करोगे डेटा का। So GCCs will also come under the purview of PDPB
as they process the personal data and sometimes sensitive data of even the employees based out of in India and any other individual within the territory of India. सिर्फ इंडियंस को नहीं कवर कर रहा, अगर इंडिया में कोई और भी है विद इन दिस टेरिटरी जिसका डेटा हम लेते हैं, कोई फॉरेनर आया, उसने एक सिम कार्ड लिया, मैं आज टेलीकॉम कंपनीज को बहुत बैश कर रहा हूँ, एक फॉरेनर आया, उसने एक सिम कार्ड लिया, तो उसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पीडीपीबी में कवर होएगा. सो दिस विल ट्रिगर दीज जीसीसीज टू रिविजिट देयर करंट इकोसिस्टम अगेन अक्रॉस पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी टू अलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर द PDPB. Given the nature of industry structure and operations carried out by these GCCs, a large volume of personal and sensitive personal data is collected, stored, processed, retained, and disposed of in India. For this reason, the PDPB would impact many areas of GCCs such as legal, IT, human resource, sales and marketing, procurement, finance, and information security. Literally every segment of the business will be impacted. तो पीडीपीबी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली है इंडिया में, और बहुत कुछ अच्छा होएगा, चेंज होएगा और अच्छा होएगा. जरूरत थी तभी आया है. दैट इज अ ग्रेट, बहुत 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 ग्रेट चीज की. यस, आजकल ना मार्केट में वो रैंसमवेयर एज अ सर्विस के रूप में एक सर्विस दी जा रही है कि आपके कॉम्पिटिटर के बिजनेस को इंटरप्ट करो, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, काइंड ऑफ सर्विसेज. तो आप ऐसा रैंसमवेयर एज अ सर्विस, डीडोस एज अ सर्विस जैसी चीजें सुनते हो, व्हाट डू यू थिंक क्या हो रहा है यहाँ पे? पता है ये जो एज ए सर्विस अटैक्स हो रहे हैं, मैं इसको बोलता हूँ साइबर अटैक्स एज ए सर्विस. ये ना बिजनेस को बदनाम कर रहे हैं सीरियसली. मतलब सर्विस हम देते हैं, कंसल्ट सिक्योरिटी वाले लोग देते हैं कि हम आपका सब कुछ अपने यहाँ से बैठ के मैनेज करेंगे, वो तो एज ए सर्विस, राइट. अभी क्या हो गया, रैंसमवेयर एज ए सर्विस, साइबर अटैक एज ए सर्विस, डीडोस एज ए सर्विस, ये सब आ गया. तो इनमें से एक को उठाते हैं, उसको समझते हैं, बाकी सब सिमिलर है. रैंसमवेयर एज ए सर्विस, उसको समझने की ना पहले रैंसमवेयर समझते हैं क्या होता है. रैंसमवेयर एक टाइप का मैलवेयर अटैक है, ठीक है, दैट एनक्रिप्ट्स अ विक्टिम्स फाइल, जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाए. और इफेक्टिवली क्या होता है, आप उसके एज ए अटैकर आप विक्टिम के डेटा को होल्ड कर लेते हो और उसको बोलते हो भैया ऐसा है, पैसा पे करो तो हम आपको चाबी देंगे. वो टिपिकल रैंसमवेयर होता है ना, बच्चा उठा लिया कि हम बच्चा नहीं देंगे, हम इसको मार देंगे जब तक आप हमें 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे. वो हाल अभी ये साइबर अटैक्स में हो गया. आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया, होल्ड कर लिया और आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो रैंसमवेयर हो गया. वो मैलवेयर अटैक किया, मैलवेयर इज वेयर, और रैंसम वो फिरौती वाला रैंसम. तो वो आपसे पैसा लेंगे और शायद आपको वो रिस्टोर एक्सेस दे देंगे या डिक्रिप्ट कर देंगे आपके पास, शायद. मतलब वो 100 में से मैंने एक केस भी नहीं सुना आज तक जिसने में आपको वो डिक्रिप्शन की मिली हो. एक रीसेंट एग्जांपल की बात करते हैं. जुलाई 2020 में गार्मिन, सुना है आपने, एक नेविगेशन और फिटनेस ऐप है, तो इनके वो वियरेबल्स भी आते हैं. ओके, इट वाज हिट विद एन अटैक दैट डाउन्ड देयर सर्विस वर्चुअली ऑल इट्स कस्टमर्स फॉर 4 days. वो क्या हुआ था, रैंसमवेयर एज ए सर्विस अटैक था. वो किसी कंपटीशन ने उन पे कराया और वो बंद हो गए. तो टू रीस्टोर सर्विस, गार्मिन ने कथित तौर पे अब ये चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट में तो आती नहीं कितने पैसे दिए, बट हम लोग क्योंकि कनेक्टेड हैं तो हमें आइडिया रहता है. $10 million they paid for the decryption key after 4 days of outage, and they were among the lucky lot कि उनको decryption key भी मिल गई. नहीं तो क्या होता है, वो पैसा हैकर के पास जाता है, वो उससे अगली सर्विस खरीदता है, अगले कंपटीशन पे अटैक करता है और वो चेन चल जाती है. रैंसमवेयर बिजनेस के लिए ना एक बहुत ही गंभीर खतरा है, और ये बद से बदतर हो रहा है डे बाय डे. अभी तक क्या हो रहा था, इंडिविजुअल्स वर स्ट्रगलिंग टू डील विद रैंसमवेयर अटैक्स. फ्रॉडस्टर्स वेंट वन स्टेप फर्दर एंड स्टार्टेड ऑफरिंग रैंसमवेयर एज ए सर्विस. कार की सर्विस सुनी थी हमने,
एसी की सर्विस सुनी थी, अभी आजकल रैंसमवेयर एज ए सर्विस भी आता है। अभी क्या हो रहा है, वाया दिस बिजनेस मॉडल, अभी सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये रैंसमवेयर एज ए सर्विस, मेरे को बड़ा अमेज करता है कभी कभी ना कि कैसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। Via this business model, cyber criminals offer a malicious kit that may be used to conduct ransomware attack services at little or no price. $50 में मैं आज के दिन सर्ट बार के सारे सिस्टम बंद कर सकता हूँ यहाँ बैठा, बिना कुछ करे। सॉरी मैं करूंगा नहीं, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ नहीं करना, मेरे को डार्क वेब पे जाना है, मेरे को वहां एक बिटकॉइन में उसको थोड़ी सी पेमेंट करनी है और उसको टारगेट बताना है, खत्म। मेरे को कुछ नहीं करना। अच्छा थोड़ा सा मैं टैक्स से भी तो बोलूंगा, अच्छा मेरे को दे दे भाई, मैं खुद करूंगा। तो वो 50 की जगह $40 मेरे से लेके वो सर्विस मेरे को दे देगा, मैं बैठ के खुद कर लूंगा। एक पेन ड्राइव बना के दे देगा या एक छोटा सा पेलोड मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा वो काम। तो ransomware as a service is proving effective for cyber criminals who want a piece of cyber extortion action but without necessarily having the skills to develop their own malware. With 2 out of 3 attacks, they are using this model. आज के दिन 10 अटैक होते हैं ना, 10 में से 7 या 8 एज ए सर्विस वाले होते हैं, जो कोई और ही बैठ के कर रहा है। इमेजिन आप काम पे जा रहे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हैं, एंड यू पुल आउट योर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या है? एक रूट किट, एक छोटा सा पेलोड। दो इट सीम ग्रिम, साइबर क्राइम एक बिजनेस बन गया है। साइबर क्रिमिनल्स आर नाउ डेमोन्स्ट्रेटिंग देमसेल्व्स लाइक बिग बिजनेसेस, adopting their processes and project management techniques. पूरे SOP लिखे जाते हैं भाई साहब। Professional hacking organizations are training new generations of cyber criminals, investing in collaboration tools and even creating their own customer service departments. ग्राहक सेवा विभाग बना रहे हैं बॉस। और हालांकि एडवांस्ड malware, exploit kits and other tools of cyber crime काफी टाइम से अवेलेबल हैं, बट दिस न्यू मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साइबर क्राइम इज इवन मोर थ्रेटनिंग। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको सीखना पड़ता था, आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ता था, तो आप वो अटैक कर पाते थे। अभी कुछ नहीं करना, आपके पास पैसे हैं थोड़े से, और वो पैसे होते हैं। मेरे पास एज ए बिजनेस मेरा मार्केटिंग बजट होता है, मेरा गो टू मार्केट बजट होता है, मेरा R&D का बजट होता है, मैं थोड़े थोड़े पैसे वहां से निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, हो गया काम। फ्री की पब्लिसिटी, फ्री का कंपटीशन किल हो गया मेरा। तो क्या हुआ, you know, this is very interesting. Specialists have observed, people like us, we have observed something very interesting. अटैक शुरू होएगा 9 बजे सुबह, 9 AM, जैसे ऑफिस जाते हैं ना टाई वाई लगा के हम, लंच के आसपास स्लो डाउन हो जाएगा और 5 बजे बंद हो जाएगा, शटर डाउन। ये 9 से 5 ऑपरेशन जो है ना, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह काम करता है, जिसमें लंच ब्रेक भी होता है आपका, वो डायल इन भी होता है, डायल आउट भी होता है, एंट्री एग्जिट करते हैं ना बायोमेट्रिक्स पे उंगली लगा के या आंख दिखा के, सब कुछ होता है। 9 से 5 का धंधा बन गया है ये। Modern organizations can conclude that there are now businesses in operation with the express purpose of attacking other companies on a network infra level, whether it is to disrupt their operations or steal their data. मतलब लोग वहां बैठे ही सिर्फ इसी काम के लिए हैं। आप बाजार जाओ, आपके पार्किंग वाला एक बंदा अलग से बैठ जाता है कि हाँ जी मैं आपकी गाड़ी की देखभाल करूंगा, आप शॉपिंग करके आ जाओ, वो सर्विस होती है। यहाँ सर्विस क्या हो रही है, आप बिजनेस चलाओ, आपके कंपटीशन में किल करूंगा। ransomware as a service, right? So the goals of those who use organized cybercrime services depends highly on those who are hiring them, from potentially taking out a competition or to commit a fraud. दोनों पर्पस होते हैं। अब ये एक दीगर बात है कि जहां भी जिस चीज की मांग होती है उसकी आपूर्ति तो होगी, कोई ना कोई करेगा, राइट? Modern malware is designed, built and sold like any other piece of software. हम दिल्ली में ना एक बाजार है नेहरू प्लेस, जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलते हैं। हम वहाँ जाते थे, हम बोलते थे कि भैया ये टैली का सॉफ्टवेयर दे दो, पैसे दो, वो टैली का सॉफ्टवेयर आपको लाइसेंस दे देता था। अभी आजकल वही पैसे दे के आप मालवेयर खरीदते हो जी, मतलब कमाल हो गया ना।
malware may go through a beta, get updates, alpha version, patches आते हैं, पोस्ट लॉन्च सर्विसेज होती हैं, आउटराइट परचेज भी कर सकते हो आप उसको, सब्सक्रिप्शन फीस भी। अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके पास अपफ्रंट पैसे नहीं है देने के लिए, वो बोलता कोई बात नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो आती है ना एक ऐड, आपको वो सब्सक्रिप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, टोटल 1 लाख रुपए देना, आप हर महीने मेरे को 10,000 देते रहो, मुझे चलेगा। क्यों, अगले के पास तो ऐसे ऐसे 100 कस्टमर हैं जो हर महीने 10-10 हजार दे रहे हैं उसको, तो उसके फर्क नहीं पड़ता, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे भी मिलता है आजकल ये। Modern businesses need to think about this, they need to create comprehensive training programs with an emphasis on continual learning and updates. इसके अलावा बिजनेसेस को अपने हितों की रक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है, जस्ट एज दी साइबर क्रिमिनल्स आर डूइंग। एंड इन ऑर्डर टू डिफीट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, businesses will also need to be organized in the same way. तो वो आपको रैंसमवेयर एज ए सर्विस से अटैक कर रहे हैं, तो आप बिजनेस एज ए सर्विस पे आ जाओ ना, साइबर सिक्योरिटी एज ए सर्विस पे आ जाओ ना, वो बहुत जरूरी है, वो करना पड़ेगा आज के दिन। तरह से ये बिजनेसेस जो है वो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को लेवरेज करके अपना साइबर हाइजीन बेटर बना सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं अपने खुद के बारे में, राइट? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ मेथोडोलॉजीज बहुत जरूरी हैं टू मेंटेन माय साइबर सिक्योरिटी हाइजीन। अब वो हाइजीन वर्ड से ना मेरे को एक कुछ और ही याद आता है, वेलनेस, राइट? वेलनेस क्या है, आज की दुनिया का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी, मेरा वेट मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं डबल हूँ, मतलब एक आधा निकालने की जरूरत है टू बिकम अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, तो वेलनेस की जरूरत है मेरे को। तो यदि आप अपने फिजिकल, इमोशनल, फैमिली, सोशल और कैरियर नीड्स का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, उसकी उपेक्षा करते हैं, तो आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेंगे? भाई मैं फिजिकली फिट होऊंगा तभी तो मैं कुछ और 10-12-15 साल अवेलेबल होऊंगा ना सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए। मैंने बोल तो दिया हम साइबर डिफेंडर्स हैं, बट अगर मेरी हेल्थ मेरे को अलाउ नहीं कर रही तो मैं कैसे करूंगा? तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई वेलनेस फर्स्ट। तो सेम वे व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, साइबर हाइजीन इज सिमिलर टू टेकिंग केयर ऑफ योर ओन वेलनेस। कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं a lot of resources into making sure that they are mitigating the risk from today's big cyber threats such as ransomware, अभी ransomware as a service की बात की हमने, data breaches, cyber attacks। इसके उलट कुछ लोग और कुछ businesses haven't made much investment into the basics of cyber security protection। कुछ नहीं होता उनके पास, एक फायरवॉल तक नहीं लगाते, एक एंटीवायरस तक नहीं लगाते वो लोग। Or the cyber protection I can call as other word cyber hygiene, to keep themselves from being the low hanging fruit for the online attackers looking for an easy target। अच्छा, दो सिनेरियो हैं आज के दिन, एक तो होता है टारगेटेड अटैक जो रैंसमवेयर एज ए सर्विस के थ्रू हुआ, दूसरा एक होता है बहुत सारे ना ऐसे क्यूरियोसिटी सीकर्स होते हैं जो मैलवेयर अनलीश कर देते हैं और वो देखते हैं कहाँ जाके हिट होएगा, वहीं पर जाके कुछ रात को अंधेरे में घूमते हैं ना डकैत, वो देखते हैं कोई भी बंदा बाहर मिलेगा तो मैं उसको लूट लूंगा। ये वो वाला इजी टारगेट वाला, लो हैंगिंग फ्रूट वाला है कि कोई भी लो हैंगिंग फ्रूट है उसको टारगेट बना लो। तो डोंट बिकम दैट। एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट तो करो ना, एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन तो मेंटेन करो। तो साइबर हाइजीन refers to nothing but fundamental security best practices that an organization, security practitioner and users can undertake। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक सर्वे किया था, उसमें पता लगा कि most of the passwords, 8 out of 10 are either 1 2 3 4 5 6। this was the most common password, 1 2 3 4 5 6। अरे भैया क्या मतलब ऐसे ही डालना है पासवर्ड? पासवर्ड एज ए पासवर्ड, PASSWORD, और कुछ नहीं समझा, पासवर्ड ही वर्ड ही पासवर्ड में डाल दिया। दैट इज नॉट बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन। यू आर बिकमिंग द लो हैंगिंग फ्रूट फॉर समबडी।
अभी आज ही किसी का मेरे पास फोन आया, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हेल्प करो, मेरा फेसबुक हैक हो गया। मैंने कहा जी फेसबुक कैसे हैक हो सकता है, बताओ जरा डिटेल दो मेरे को। कहते यार पता नहीं कोई और लॉगिन करके बैठा है मेरे फेसबुक में और मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा सर आईडी दो अपना। साहब ने आईडी दे दिया मेरे को। मैंने कहा जी लास्ट कोई भी जो पासवर्ड याद हो वो बताओ। कह रहे क्या पासवर्ड तो सिंपल था, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा साहब आप फोन रख दो, मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। अरे बेसिक मतलब कॉमन सेंस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कौन यूज करता है पासवर्ड आज के दिन बॉस। साइबर हाइजीन मेंटेन ही नहीं करोगे तो भैया मेरे पास मत आओ फिर, और किसी के पास मत जाओ फिर उस हेल्प मांगने ना। तो as you have personal hygiene practices to maintain your own health, cyber hygiene best practices to help protect the health of your own network, your own personally identifiable information, right? So, to further complicate the matters, an organization's threat landscape changes daily. बाहर का सिनेरियो रोज चेंज हो रहा है, एंड न्यू वेरिएंट्स ऑफ अटैक्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स अपीयर बाय द आवर। अभी तो बाय द मिनट हो गया। द There was a sheer recent study that said every 20 seconds there is a cyber attack taking place. was more than that every second। मैं अभी लाइव पॉडकास्ट में है, नहीं तो आई वुड हैव शोन यू वेबसाइट वेयर दे शो अभी राइट नाउ हाउ द अटैक्स आर हैपनिंग, टंग 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 ऐसे हो रहे हैं अटैक्स, हर वक्त अटैक हो रहा है। तो वो 20 सेकेंड्स और वो सब गया अभी फंडा, ठीक है। सो द sheer number of security vulnerabilities in hardware, software, underlying protocols, and the dynamic threat environment makes it nearly impossible for most organizations to keep the pace. Another key area of cyber hygiene is simply knowing what you have. हमने बात की थी इन्वेंट्री की, राइट? What do you have? You should know that at least वो तो पता हो ना। एक बिजनेस को अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सपोर्टिंग एसेट्स की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, what facilities are involved in the production of a product or a service, what staff members are most crucial to its delivery। अभी मैं लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में क्या जरूरी है? इंटरनेट कनेक्शन, आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, आप और मैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब, अभी मेरे घर में लाइट चली जाए, हमें पॉडकास्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरे को वो पता होना चाहिए कि मेरे को क्या वो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो मेरे बिजनेस को चला रही हैं। आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, राइट? Tools आपके सारे। फाइन। सो एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके एसेट्स क्या हैं, कहाँ हैं, उन पे आप एक रिस्क एनालिसिस कर लेते हो, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस कर लेते हो, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर assets as per the results of these risk analysis and business impact assessments। वही तो आपको बताएंगे ना कि साइबर हाइजीन के हिसाब से आपको किस चीज को ज्यादा सिक्योर करना है, किसको कम सिक्योर करना है, किसको कैसे सिक्योर करना है, और किसको किससे सिक्योर करना है। वो सब भी साइबर हाइजीन की प्रैक्टिस से पता लगेगा ना आपको। सो इट इज utmost important point to maintain the cyber hygiene of your information assets। प्रमुख सुरक्षा, offensive security, how important are they और उसे क्यों अगर कोई कंपनी को करवाना है तो करवाना चाहिए? दो चीजें होती हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिक्योरिटी, राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। थोड़ा समझते हैं पहले ना चीजों को क्या है, फिर मैं बताऊंगा। When many people think about offensive security, you know the picture दिमाग में जो आती है is a mysterious figure wearing a hoodie sitting behind a black and green terminal diligently typing and he probes the enterprise networks। बहुत कुछ होता है स्क्रीन पे दिखता है, you know, but the security world has evolved well beyond this Hollywood hacker stereotype। इंडिया में भी हैकर मूवी जब बनती है ना तो वो हुडी वाला ही होता है उसमें भी हैकर। अरे भैया मैंने तो आज तक नहीं पहनी, राइट? सो डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट ब्लॉकिंग। डिफेंसिव और ऑफेंसिव को थोड़ा समझते हैं पहले। डिफेंसिव इज अबाउट ब्लॉकिंग, कि मैं अपने दरवाजे बंद करके बैठ गया,
ठंड घुस ही नहीं सकती। मैंने दोनों दरवाजे बंद कर रखे हैं अपने, बाहर बहुत ठंडा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। वो डिफेंसिव सिक्योरिटी, क्योंकि मैं सब ब्लॉक करके बैठ गया, कोई कुछ कर ही नहीं सकता मेरा, मैं ऐसा सोचता हूँ। दिस कुड कम इन द फॉर्म ऑफ बोथ टूल्स एंड एक्शंस। अब टूल्स कैसे हुए? यू हैव योर डिफेंसिव टूल्स दैट आर डिजाइंड टू प्रिवेंट और मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ अ साइबर अटैक सच एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, आपके राउटर में पॉलिसीज लगी हुई हैं, वो सब। And then you have your defensive actions, which include things like patching software, fixing system vulnerabilities. तो डिफेंसिव में आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं, टूल्स और एक्शंस। ऑफेंसिव में क्या होता है? ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑन द अदर हैंड इज ऑल अबाउट टैकलिंग एंड आउटविटिंग द हैकर। The focus here is on seeking out the hackers and in some cases attempting to disable or hack them back to disrupt their operations. एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक कॉल सेंटर था जो एक दूसरे कंट्री के लोगों को कॉल करके उनको फ्रॉड करता था, एक्सटॉर्शन करता था, या उनको डराता था कि आपको ये पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो वहां पे कोई एक साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा था, तो उसने उस कॉल सेंटर को हैक बैक किया, उनका कैमरे के फीड्स लेके सारी दुनिया को दिखा दी। दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव सिक्योरिटी, दैट इज पार्ट ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। So offensive cybersecurity can also help identify the vulnerabilities, the weaknesses in my defense. I would say it is slightly more proactive approach to security and can include practices like penetration testing, threat hunting. कि मैं जाके proactively ढूंढता हूं कि मेरे नेटवर्क में कहाँ होल्स हैं, कौन कौन से ऐसे दरवाजे हैं जिनसे कोई एंटर कर सकता है। That is all part of offensive cybersecurity. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बिजनेस लाइन से हो, उसके लक्ष्य को ना हमेशा हैकर्स को जीतने से रोकना चाहिए। आप एविएशन हो, आप फार्मास्यूटिकल हो, आप बैंकिंग हो, आप टेलीकॉम हो, पर्पज ये होना चाहिए कि मेरे को हैकर्स को रोकना है। बट दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, शुड वी बी प्लेइंग ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी? इफ यू आस्क मी, माय आंसर इज वी नीड बोथ। मेरा जवाब है मेरे को दोनों चाहिए। Yes. The best team knows how to block and how to tackle both. In today's ever evolving threat environment, offensive security is absolutely critical for helping organizations sniff out cracks in their defenses before the bad guys do. भाई मैं अपना घर पहले ही दुरुस्त कर लूंगा ना, उससे पहले कि कोई बाहर वाला आके मेरे को मार मारे, राइट? जो भी रणनीति आप अपनाओ, जो भी रणनीति आपके बिजनेस को चाहिए, उसके अनुकूल है, उसे आपको कॉन्टिन्यूअल इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, आपको उसको कॉन्टिन्यूअस रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अब इन सारी गतिविधियों में शामिल होके सिक्योरिटी टीम उनके साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को मजबूत कर सकती हैं, and they can generate more contextualized matrices to present to the stakeholders, जिससे वो ये डिसीजन ले पाए कि कितनी ऑफेंसिव सिक्योरिटी करनी है मुझे, कितनी डिफेंसिव करनी है। तो दोनों to that point only कि SOC, one of the service that you provide, right? SOC basically is security operations centers, right? तो और कंपनी के लिए ये मॉनिटरिंग मेजर्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं और उन्हें क्यों करना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज SOC एंड हाउ डज द होल मॉनिटरिंग लैंडस्केप वर्क? ओके, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये डिफरेंस पता है SOC और SIM का, बट लोगों को नहीं पता होता, तो फॉर द एडवांटेज ऑफ एवरीबडी लेट मी एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेते हैं, SOC और SIM को समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि SOC क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? SIM and SOC are two very important concepts in cybersecurity. And if I talk about me, these were the first things I learned about in my cybersecurity career. SIM, SIEM, stands for Security Incident Event Management. Security Incident Event Management, and is different from SOC. SOC से अलग होता है वो, as SIM is a system जो एग्रीगेटेड लॉग डेटा को
कलेक्ट करके एनालाइज करता है। सिम वो हो गया। SOC stands for Security Operations Center and consists of people, process, technology designed to deal with security events picked up by the SIM log analysis. तो सिम ने वो लॉग्स उठाए, उनको एनालाइज किया, उन पे एक्शन SOC ने लिया। ये डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों सेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं with the SIM analyzing log data to look for events requiring the attention of the SOC team to deal with. Simple. SOC team के एनालिस्ट SIM सिस्टम से अलर्ट को देखते हैं और they work out whether they need to escalate the matter further या वो सिर्फ कुछ फॉल्स पॉजिटिव हैं। फॉल्स पॉजिटिव होते हैं कि अलार्म आया, अलर्ट आया, बट वो यूजलेस था मेरे लिए, मतलब वो एक फॉल्स अलार्म था। तो क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर अटैक्स होते हैं और उनमें डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 80% से अधिक कंपनियों को साइबर हमले से अटैक किया गया है, साइबर अटैक हुए हैं उन पे। तो क्या होता है कि जब रेगुलेटरी प्रेशर्स आते हैं ना, जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस हैं या जीडीपीआर का या अभी जो अपना पीडीपीबी आ रहा है, उसके कंप्लायंस के जो आपके ये होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन सब को मैनेज करने के लिए टू बी कंप्लायंट टू देम यू नीड अ व्हाट यू कॉल इट कंट्रोल टावर। तो वो जो SOC है ना आपका, वो एक कंट्रोल टावर के तौर पे काम करता है, जो आपके रिस्क को एनालाइज करता है, उसको मिटिगेट करता है और आपको एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में रखता है। तो ये हुआ आपका SOC और उसकी इंपॉर्टेंस। सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो या डिफेंसिव सिक्योरिटी हो, राइट, सिक्योरिटी इतनी कॉस्टली क्यों होती है? बहुत सारे आई हैव क्लाइंट्स हु ऑलवेज आस्क मी कि भाई व्हाई दिस मच चार्जेस और व्हाई एंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल यू डू, प्रोसेसेस क्या होगी इसकी? व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज सच अ बर्डन एंड सच अ कॉस्टली इवेंट? नहीं है कॉस्टली। अगर मैं एक लाइन में आपको आंसर दूं ना, नहीं है। मैंने भी सुना है, बहुत लोगों की शिकायत है साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत महंगी हैं। डॉक्टर साहब आप तो 100 रुपये ले रहे हो, सामने वाला 10 रुपये में कर रहा है, मैं आपसे क्यों कराऊं? तो भैया जाके उससे करा लो एक बार, लौट के मेरे पास ही आओगे आप। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या होता है, while most of them they find these expenses to be worthwhile, you will find a lot of people who will contradict the cost. You cannot expect to get high quality professional services without paying a fair price for them. First thumb rule, ठीक है? और वो इक्वेशन का आधा सच है। दूसरा क्या है, ये भी क्लियर है कि साइबर अटैक होएगा तो जो आपकी उसकी रिकवरी कॉस्ट होएगी वो मच मोर होएगी देन दिस साइबर सिक्योरिटी कॉस्ट यू वुड हैव इंकर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। आप 100 रुपए लगा के एक साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट करा सकते थे जिससे आपको वो लूप होल पता लग जाता और आप उसको प्लग कर देते। आपने वो 100 रुपए बचाए, आपने वो नहीं किया, साइबर अटैक हुआ, अभी आप 1000 रुपए खर्च करके अपनी रेपुटेशन का डैमेज भी दूर करोगे, अपने ऑपरेशनल डैमेजेस भी दूर करोगे, अपने फाइनेंशियल रेवेन्यू लॉस हुआ उसको भी देखोगे, राइट? चलो इसको थोड़ा सा और डिग करते हैं और देखते हैं कि हम एक्चुअली व्हाट वी आर लर्निंग आउट ऑफ ऑल दिस। Let us start by getting a rough idea of how much a cyber attack would cost. कर सकते हैं हम? I don't think so. Unfortunately, it is hard to pin down specific numbers here. Yeah, Because I was thinking about penalty. no, Yeah, penalty we नहीं, cannot. cyber attack की cost, No. रेपुटेशनल कॉस्ट भी आती है, डैमेज भी होता है, फाइनेंशियल Yes. डैमेज भी होता है, ऑपरेशनल डैमेज भी होता है, एम्प्लॉय मोराल भी डाउन होता है, आपके कस्टमर भी भाग जाते हैं। किस किस चीज की कॉस्ट लगाओगे? बस नहीं लगा सकते, ठीक है? बिकॉज द कॉस्ट विल वेरी कंसिडरेबली, दे विल वेरी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं,
जब रैंसमवेयर हैकर्स दे गो आफ्टर लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशंस, वो भारी भारी फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, राइट? बिलियंस में सब सुनते हैं हम लोग। व्हाई? बिकॉज दे नो देयर टारगेट इज well worth and they can afford to pay big amounts, whereas smaller scale ransomware attacks tend to ask for lot less. कल को कोई टेक्निवोरस को अटैक करेगा या सर्ट बार को अटैक करेगा, उसको पता है भैया हमारी औकात इतनी सी है, तो वो इतने ही पैसे मांगेगा, राइट? अगर वो मेरे से बोलता है कि 10 मिलियन दे दो, मैं बोलूंगा भैया टेक्निवोरस बंद, कल से राइबोवोरस शुरू, राइट? तो डिपेंड करता है, अगेन वही मेरी लाइन में जो पहले भी बोली थी मैंने, हाउ बिग आर यू फॉर बिगीज, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके रैंसम की कॉस्ट क्या होगी, आपके साइबर अटैक की कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी, ठीक है? साइबर अटैक्स की लागत के रूप में अच्छी साइबर सिक्योरिटी की लागत बहुत ही कम होती है। आपके द्वारा चुनी गई कंपनी, आप कोई भी कंसल्टेंट उठा लो, आप कोई भी एडवाइजर कंपनी उठा लो सिक्योरिटी की, और आप उनसे क्या सर्विसेज लेते हो, किस लेवल का एक्सपीरियंस का आदमी आके आपके लिए काम कर रहा है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी कॉस्ट। कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि 1:1 इज ऑलवेज 1 या 1:2 इज ऑलवेज 2, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या सर्विसेज करानी है, किससे करानी है, आपका वो रेपुटेशन लॉस कितना हो सकता है, आपका लॉस कितना हो सकता है जिसको आप बचाना चाह रहे हो, कितनी बड़ी कंपनी से आप काम करा रहे हो, कितने छोटे प्लेयर से काम करा रहे हो, अगले के पास टाइम है नहीं है, आपको क्या सर्विसेज लेनी है उनसे, कितनी डीप डाउन डिग करके लेनी है, ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। सो हाउ कैन यू डू एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन कि नहीं आप तो बड़े महंगे हो। गुप्ता, वो मैंने शुरू किया था ना, डॉक्टर साहब आप तो 100 रुपए ले रहे हो, कोई 10 रुपए में कर रहा है, भैया वो ऑरेंज है, मैं एप्पल हूँ, राइट? तो आप ये भी तो देखो ना, वो आके करेगा तो कितने लेवल तक का करेगा, और मैं आके करूंगा तो कितने लेवल तक जाऊंगा। तो इट डिपेंड्स, इट मैटर्स अ लॉट। साइबर सिक्योरिटी महंगी नहीं होती, आपकी जरूरत के हिसाब से होती है वो। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री अपने पीएम को सिडनी डायलॉग में कहते हुए सुना कि ही वांट्स टू डेवलप अ बिगेस्ट वर्कफोर्स इन इंडिया। उद्योग को इसकी आवश्यकता क्यों है? व्हाई डज साइबर सिक्योरिटी बिजनेस नीड्स टू क्रिएट more and more workforce in cyber security? देखो पता क्या है, मांग में लगातार वृद्धि के बावजूद हम्म, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं है। देयर इज अ बिग शॉर्टेज, a lack of skilled professionals continues to haunt the country that needs about 1 million cyber security professionals this year. आज खत्म हो गया है साल, हमें इस साल 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स स्किल्ड लोगों की जरूरत थी, हमारे पास नहीं है, हम नहीं बना पाए। तो वो दर्द है जो प्रधानमंत्री जी की भाषणों में और बातों में आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, हाल ही के वर्षों में भारत में कितने साइबर अटैक्स हुए और इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, राइट? द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम हैज एक्सेंट्यूएटेड द नीड फॉर कंपनीज टू हायर trained cyber security professionals to deal with new threats. सिंपल एग्जांपल, डिजिटाइजेशन की हमने बात की, डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। पहले मैं बैंक में जाके एक फिजिकल चेक सेल्फ का दे के मैं कैश ले आता था, राइट? आज मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए मुझे साइबर सिक्योरिटी का स्किल लगेगा, राइट? क्योंकि वो इतना डिजिटाइजेशन हो गया है, इतना बिजनेसेस इंटरनेट सेवी हो गए हैं, साइबर सेवी हो गए हैं, आपकी वो नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी स्किल्ड वर्कफोर्स डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब हो क्या रहा है, देयर इज वेरी वेरी इनसफिशिएंट फंडिंग and a crunch of skilled resources. The availability of skilled workforce does not live up to the demand in the industry. हजारों कंपनियां साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए तैयार है, बट वो स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप इतना ज्यादा हो गया है
कि अभी हमारे जैसे कंसल्टेंट, पहले मैं एक जगह जॉब करता हूँ तो मैं एक ही जगह का होकर रह गया ना, मैं और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर जब मैं कंसल्टिंग लाइन में आ गया, मैं एडवाइजर बन गया, तो मैं एक टाइम में 10 क्लाइंट्स को एडवाइजरी दे रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा गैप उससे फिल होता है, बट 10 को देने के लिए मैं 10 जगह तो एक टाइम में जा नहीं सकता, मुझे भी 10 लोग चाहिए, नीचे कम से कम 5 लोग चाहिए। तो वो 5 लोग भी नहीं मिलते हैं, इतना गैप आ गया है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी पे रीथिंक करने की जरूरत है, और साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की डिमांड और सप्लाई के गैप को एड्रेस करने की जरूरत है। अब ये कैसे होएगा? साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ है ही, ढंग के हैं ही नहीं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसीलिए नहीं प्रोड्यूस हो रहे क्योंकि उनको ट्रेन करने वाले नहीं है। अभी मैं, आई एम नॉट डीमीनिंग एनी डिग्री, बट आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, फॉर्मल डिग्री उठा के देख लो, एक बच्चा वहां से पढ़ के आता है, आप उसको डे वन पे रियल वर्ल्ड सिनारियो में हैकर्स के सामने नहीं बिठा सकते, राइट? क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ के आया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ही नहीं रियल वर्ल्ड का। तो वो पिटेगा। फिर बॉक्सिंग में आपने उसको किताब बॉक्सिंग की पढ़ा के बॉक्सिंग में डाल दिया टाइसन के सामने कि भाई लड़ इससे, उसने तो किताब पढ़ी है ना, उसने मुक्का चलाया ही नहीं कभी, वो तो पिटेगा वहां। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद दीज फॉर्मल डिग्री कैंडिडेट्स। होना क्या चाहिए, ये फॉर्मल डिग्री लेके आते हैं, आप इनको एक 3 महीने 6 महीने की स्पेशलाइज्ड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दो विद रियल वर्ल्ड सिनारियोज, और फिर इनको डिप्लॉय करो। देखो कितनी बड़ी आपकी प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कफोर्स या आर्मी तैयार हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट मोदी जी वाज टॉकिंग अबाउट इन सिडनी, दैट वी नीड टू create these kind of professionals. So in the absence of many these formal institutes that provide cybersecurity training, specialized programs, साइबर अटैक से निपटने के लिए एक हैंड्स ऑन अप्रोच देने के लिए वो नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा? We need to create these institutes, we need to create these bodies who can provide these hands-on real world scenario based trainings, specialized programs रन करने पड़ेंगे, constant learning देनी पड़ेगी, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी टू बिकम फेमिलियर विद द न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजीज, द थ्रेट लैंडस्केप, एवर चेंजिंग थ्रेट लैंडस्केप। तो उनको हमें वो सिखाना पड़ेगा कि भैया आज ये सीख लिया, इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको हर बार क्या इंप्रूव करना है। मैंने वो शुरू में शुरू किया ना कि आई एम अ एवर स्टूडेंट, सारी जिंदगी सीख रहा हूं मैं, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो आपको सीखना पड़ता है। तो वो आपको सिखाने के लिए, आपको सीखने के लिए वो चीजें ही आपके स्किल गैप को प्लग करेंगी। बहुत जरूरत है स्किल वर्कफोर्स की हमें इंडिया में एटलीस्ट। और इंडिया में पता क्या है, देखो आईटी आईटी माइंड्स हैं हमारे, आईटी में वी आर नोन वर्ल्ड वाइड, राइट? अब उस आईटी माइंडसेट को सिक्योरिटी माइंडसेट में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। और आईटी के लिए एक रेपुटेशन है मेरी मार्केट में, एक वर्ल्ड वाइड, मैं कहीं भी जाता हूँ ना किसी भी कंट्री में, दो कॉम्बिनेशन बड़े डेडली होते हैं। एक तो आप इंडियन हो और ऊपर से आप आईटी एक्सपर्ट हो। मैं तो चलो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, बट वो लेमैन टर्म्स में आईटी एक्सपर्ट ही होता हूँ, तो बड़ी इज्जत मिलती है बाहर जाके ना। तो वो आईटी एक्सपर्ट को आप कन्वर्ट कर दो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में, तो जैसे आईटी में नाम है वैसे हमारा सिक्योरिटी में नाम हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोग्राम्स चला रही है, हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स भी उसमें काम कर रहे हैं, हम खुद ट्रेनिंग देते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट यस, एज ऑन टुडे इफ यू आस्क मी, देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये बात हुई ना, उसके बाद आपसे इंस्पायर होके इवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग एंड हेल्पिंग गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी। बहुत अर्ली स्टेज में 9th-10th स्टैंडर्ड में एक्चुअली गुजरात गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है। 4th ग्रेड 4 से हो रहा है, सीबीएसई के स्कूल्स में एनसीईआरटी का डिफाइंड करिकुलम है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 4 हम पढ़ा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। ग्रेड 4 से शुरू हो रहा है बॉस। 4, 5, 6 एक अलग मॉड्यूल है, 7, 8, 9 अलग मॉड्यूल है, 10th, 11th, 12th अलग मॉड्यूल है।
4th क्लास से शुरू हो रहा है। That is great. हम भी स्टार्ट कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड से, जी, बट वी आर स्टार्टिंग समवेयर. वेरी गुड, वेरी गुड, करना चाहिए हमें। अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है, हाउ विल दे रीच यू? कहाँ पे आपका कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे को होती ना 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है टाइप्स, वो मेरा हाल वो लिंक्डइन पे है। लिंक्डइन पे कोई भी सर्च करेगा साइबर डॉक्टर ललित गुप्ता, मैं मिल जाऊंगा। और वही एक तरीका है कि मेरे को आप कभी भी पकड़ सकते हो। बाकी सोशल मीडिया मेरे को नहीं समझ में आते, लिंक्डइन मेरे को बड़ा अच्छा समझ में आता है। और लिंक्डइन पे मैं सारा दिन एक्टिव होता हूँ, लैपटॉप में हूँगा, मोबाइल में हूँगा, कहीं ना कहीं रहूँगा। तो मेरे को पकड़ना है, कांटेक्ट करना है किसी को, लिंक्डइन इज द बेस्ट वे। कनेक्ट विद मी, नहीं भी कनेक्ट करते हो तो साइबर डॉक्टर ललित गुप्ता के नाम से सर्च करो लिंक्डइन पे। एक मैं ही हूँ बस बिरला, और कोई नहीं लिखता साइबर डॉक्टर ललित गुप्ता। ओके, ठीक है. ठीक है, By this, from me and from Dr. Gupta, we wish you all a happy new year. हैप्पी न्यू This is the ईयर। last day of December. Incidentally, we did it on very right day, you know. Yeah. We're closing the year 2021 with a very good note. Yes. Okay. Thank you so much, Nirav. Thank you, Dr. Gupta.